2024 खत्म हो रहा है और 2025 अब आने को है। राजनीति में भी 2024 की पुरानी राजनीतिक हलचलों को छोड़कर राजनीतिक दल 2025 में नई संभावनाओं के साथ राजनीति करने को बेताब हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए 2025 नई संभावना और नए तरीके की राजनीति लेकर आने वाला है। 2024 में बीजेपी ने जहां अपनी सरकार के 1 साल को पूरा किया, वहीं लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बेहतर परिणाम देकर अपने आप को साबित भी किया है। ऐसे में अब 2025 में संगठन पर्व के बाद नया संगठन भाजपा को मिलने वाला है और इसी 2025 में नए फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल भी नया बनने वाला है। इन दोनों घटनाक्रमों का भाजपा की 2025 में होने वाली राजनीति में बड़ा असर पड़ने वाला है। सन 2024 में एक तरफ जहां विकसित भारत के निर्माण की नींव रखी है, वहीं छत्तीसगढ़ भी हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे इस संकल्प को लेकर 2024 में उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने और आज छत्तीसगढ़ नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ने का वर्ष रहा है। आने वाले नए साल की मैं प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2025 में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली। दीपक बैज के लिए 2024 कोई खास उपलब्धियों भरा नहीं रहा। बैज पिछले साल अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, वहीं लोकसभा में भी विधानसभा की तरह उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब 2025 में बैज निकाय चुनाव में जीत की कोशिश करेंगे, साथ ही अपनी नई कार्यकारिणी टीम के साथ सरकार से लड़ते हुए दिखने वाले हैं। कांग्रेस के लिहाज से 2025 संभावनाओं से भरा हुआ है। 2024 को अगर देखें, ये 1 साल भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों का 1 साल है। 2024 में पूरा प्रदेश बलौदाबाजार से लेके कवर्धा, लोहारीडी से लेके सूरजपुर से लेके बलरामपुर से लेके पूरे रायपुर चाकूपुर बन गया। आने वाला 2025 प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा रहे, तरक्की का रहे। 2024 में कांग्रेस ने जनता की आवाजें उठाई है और निश्चित रूप से आज भी मजबूत विपक्ष के रूप में 2025 में हम सरकार के खिलाफ सकारात्मक मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर हम बराबर सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इसलिए दोनों दलों में हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। ऐसे में 2025 राजनीतिक लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पार्टियां अपने नए रंग रूप के साथ राजनीति करना चाहती हैं। बीजेपी सरकार में है, इसलिए उसे विपक्ष के हमलों का सामना करना है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस को अपनी अंदरूनी राजनीति से निपटने के साथ मजबूत भाजपा का मुकाबला करना है। ऐसे में 2025 कांग्रेस और भाजपा के लिए नया साल कैसा रहेगा, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नए साल की संभावनाओं पर। जी हां, आज हम बात करेंगे नया साल और क्या रहने वाला है राजनीतिक हाल, और ये राजनीतिक हाल कैसा होगा ये ज्यादा अच्छे से तो वो लोग बता पाएंगे जो कि ग्रह नक्षत्रों की भाषा पढ़ते हैं। ऐसे में आज हमने राजनीतिक दलों के साथ साथ ग्रह नक्षत्र को पढ़ने वाले जानकार को भी बुलाया है और जानने की कोशिश इस पूरी डिबेट के जरिए हम यही करेंगे कि 2025 कांग्रेस और भाजपा के लिए कैसा रहने वाला है। तो भविष्य पर हमारी निगाहें रहेंगी और भविष्य की निगाहों को आज हम अपने डिबेट में तोलने की भी कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे जो संभावनाओं से भरे हुए साल का विश्लेषण हमारे सामने ग्रह नक्षत्रों की भाषा में रखने के लिए मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रिया शंकर त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि क्या होने वाला है उस पर आज हम ग्रह नक्षत्रों की भाषा पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राजनीतिक दलों को मौका दे देते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या प्लान है
2025 के लिए। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं सत्ता पक्ष की ओर। बीजेपी से हमारे साथ अशोक बजाज जी मौजूद हैं। बजाज जी, ये साल काफी संभावनाएं वाला है। 2024 में ही कई निर्णय होने थे, लेकिन वो 25 तक टल गए हैं। उन निर्णयों के बाद बीजेपी अपनी राह कैसे देखती है? कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है 2025 बीजेपी के नजरिए से? तिवारी जी, 2024 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धियों भरा रहा है। और इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार केंद्र में सत्ता हासिल की और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही हम कहें तो देश में राजनीतिक स्थिरता कायम हुई, और ये बहुत जरूरी है। देश के भविष्य के लिए राजनीति का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ कालखंडों से हम देख रहे थे कि केंद्र में डामाडोल रहता था, गठबंधनों की सरकारें बनती थी, लेकिन पिछले 15 सालों से ये लगातार अब स्थिरता का दौर आया है। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। राज्यों में भी हमने सरकारें बनाई। अगर हम कहें तो पिछले साल इन्हीं दिनों छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2024 में महाराष्ट्र में हम रिपीट हुए, हरियाणा में रिपीट हुए। कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा रहा। इस 2024 को हम इसलिए और उपलब्धि भरा मानते हैं, पूरे सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय रहा कि 22 जनवरी को भगवान राम लला की जन्मभूमि में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की, एक देश एक चुनाव कराने की जो धारणा थी, इसके अंतर्गत विधेयक प्रस्तुत हुआ है। 2024 बहुत उपलब्धियों वाला रहा है, और आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि जो दृष्टिकोण जो 2024 में माननीय मोदी जी ने रखा था कि विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत के लिए काम करने का बहुत अच्छा अवसर है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम लें तो छत्तीसगढ़ में विकास की सारी संभावना है। पहला साल जो हमारा गुजरा उसमें बहुत सारे हमको पुराने जो इनके कांग्रेस के समय के हिसाब से चुकाने पड़े थे, लेकिन अब इस साल विकास का एक नया दौर चालू होगा। विकास की जो संभावना है उन संभावनाओं को तलाशा जाएगा। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर जिस तरह से भारत अगुवाई करने आया, पूरे विश्व में आज अगुवाई कर रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें और हमें सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरी मानता है। ठीक है, तो बीजेपी तो काफी संभावनाओं से भरी हुई लग रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष में भी है, केंद्र में भी, राज्य में भी, इसलिए काफी अच्छा सोचना देश के लिए, प्रदेश के लिए जायज भी बनता है। चलते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस की रात चुनौतियों भरी रही 2024 से ही, और अब 25 आ गया है। कांग्रेस क्या मान के चल रही है? अमित श्रीवास्तव जी से टिप्पणी ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी, काफी कठिन रही डगर 24 की, अब 25 को कैसे देखते हैं आप? कैसा रहेगा सफर? कहते हैं ना मोहन कि हम हर पल जो कार्यकर्ता होते हैं वो लगातार कार्य करते हैं, और कभी हम किसी चीजों से घबराते नहीं हैं। या तो सीखते हैं, या जीतते हैं, या हारते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी पे तटस्थ रहते हैं जी। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लगातार जो हम देख रहे हैं, और इस देश में और प्रदेश में लगातार जैसे हमने देखा, तो कहते हैं ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, उसने मुझको डुबाया, मैं और उभरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर देर से, कच्चा भाजपा का रंग था वो उतरता चला गया। ठीक है, आज वो जीत रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि हम अपनी आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, और लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं, जो हमारे मेहनतकश कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और प्राण है, लगातार उनके बीच में हम अभी एक ही चीज कहते हैं कि जो हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाऊंगा,
नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो निश्चित तौर पे हम बड़ी मजबूती के साथ जनता की आवाज को बुलंद करेंगे मोहन जी। और मैं आपके माध्यम से अपने दोनों बड़े भाइयों को और आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप तीनों की मनोकामना को पूर्ण करें और साथ में हमारे देश और प्रदेश के सभी लोगों के लिए मैं कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ फले फूले, उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हो। कांग्रेस क्या करने और इस वाली है नव वर्ष की 25 में? शुभकामनाओं के साथ जी एक मिनट मोहन जी, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम संकल्प लें, खुशहाली आए आपके भविष्य में और निश्चित तौर पर खुशियों की बौछार आपके जीवन में हो। आप सबके जीवन में खुशियों की बौछार हो, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करे। यही मंगल कामना मेरी आप तीनों के साथ साथ प्रदेश और देशवासियों के लिए। ठीक है, कांग्रेस कुछ करने का प्लान कर रही है क्या? कह रहे हैं कि नई टीम आएगी, नए सिरे से कांग्रेस बनेगी, संगठन नया होगा, सब बातें ये हो गया, हो पाएगा क्या? इस पर प्लान चल रहा है? निश्चित तौर पे मोहन जी, देखिए सतत प्रक्रिया है कि संगठन में भी बदलाव होता रहता है निश्चित तौर पे। और बॉडी वार्ड से लेकर, ब्लॉक से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर महासचिव, सचिव, संयुक्त महासचिव, सारी चीजें लगातार बनती और बिगड़ते रहती हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नए लोगों को मौका दिया जाता है, पुराने लोगों के अनुभव का लाभ लिया जाएगा। और निश्चित तौर पे क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को आजाद कराया और निश्चित तौर पर आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फौज है। और लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से गांव-गांव में, आज साउथ में भी भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास आज इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। अमित जी, आऊंगा आपके पास। दोनों ही पार्टियों की संभावनाएं हमारे सामने आ गई हैं। अब सीधे चलते हैं प्रिया शंकर त्रिपाठी जी के पास, ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित जी, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि दोनों पार्टियों ने तो अपनी संभावनाएं रख दी, पर ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं, किस तरीके की स्थितियां हमें राजनीति में देखने को मिलेंगी, राजनीति का हाल बताएंगे प्रिया शंकर जी। प्रिया शंकर जी, आपका क्या आकलन है? हम तो आपके जो टिप्पणियां आती हैं सोशल मीडिया में और अखबारों में वो पढ़ते रहे हैं। आपके हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिहाज से? देखिए, आपने बड़ी सफाई से मुझे फंसा दिया एक्चुअली। ये मामला एकदम पॉलिटिकल है, प्रश्न भी आपको पॉलिटिकल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जवाब एस्ट्रोलॉजिकल होना चाहिए तो वो ठीक रहेगा। मैं मार्जिनल लाइन पे ही खेलूं तो काफी अच्छा रहेगा। सच बात यह है कि वर्ष 2025 पूरी दुनिया के लिए राजनेताओं की परीक्षा की घड़ी है। और अगर मैं अमेरिका से लेकर के यूक्रेन तक को देखूं और सीरिया से लेकर लेबनान और हूती से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर नेपाल, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ भी, इंक्लूडिंग पार्टी, विपक्ष, सरकार, सभी पार्टियों के पास में योजना के नाम पर जीरो है। भारत की सरकार तमंचा बारूद खरीदेगी, यूक्रेन जहां पर बर्बादी सिर पर है वो मिसाइल खरीदेगी। दुनिया का जो सरदार कहलाता है अमेरिका, वो जेट फाइटर की बात करेगा, रशिया एटॉमिक अटैक की बात करेगा। ये साल के शुरुआत की रुझान है जी। एक छोटी सी दुनिया ने कोशिश की थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में ट्रंप को देखना, और ट्रंप ने एक भरोसा दिलाया था कि युद्ध रोकने की वो कोशिश करेंगे। पर ट्रंप ने आने से पहले ही तय कर दिया कि भाई हम इजराइल के साथ रहेंगे, यूक्रेन का युद्ध रुकने नहीं देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें भी कुछ अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के सरकार के पास अपने देश को देने के लिए कुछ नहीं है, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास अपने देश को देने के लिए कुछ नहीं है, बांग्लादेश के सरकार के पास बांग्लादेश में देने को कुछ नहीं है, भारत की सरकार के पास भारत को देने के लिए कुछ नहीं। ये केवल उलझा सकते हैं। इसलिए ये वर्ष जो है ये केवल पॉलिटिकल लोगों के जगलरी का साल होगा और उनके एग्जामिनेशन का साल होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा जगलरी कर पाएगी
ज्यादा युद्धोन्माद की बात कर पाएंगे। आज भी हिंदुस्तान में यही हो रहा है। हिंदुस्तान में कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में कोई भुखमरी की बात नहीं कर रहा, रोजगार निर्माण की बात नहीं हो रही, ये युद्धोन्माद की बात है। ये इस साल की सबसे बड़ी खासियत है। और ये चूंकि इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि शनि और राहु पास पास में आ रहे हैं। शनि जो है वो राजा ग्रह है। शनि से राजनीति का केंद्रीय नेतृत्व जुड़ता है, और वो जैसे जैसे राहु के पास में आएगा वैसे वैसे राजनीति में भ्रम पैदा होगा। दशमाधिपति वर्ष के मध्य में लगभग 29 मार्च को शनि मीन राशि में राहु के साथ पहुंच जाएगा। तो ये जो समय होगा ये राजनीति में बड़े भ्रम का होगा। ये केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के जितने भी राजनेता हैं उन सब के लिए परीक्षा की घड़ी है। और मजे की बात यह है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में रोजी रोटी, मकान, कपड़े की चर्चा छोड़ करके इतर बातों पर पूरा ध्यान होगा। ये इस साल की सबसे बड़ी खासियत होगी। और दूसरी एक मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी परीक्षा विश्वसनीयता और ईमानदारी की होगी। सबसे बड़ी परीक्षा कंस्ट्रक्टिविटी की होगी। सबसे बड़ी परीक्षा पॉलिसी की होगी कि कौन सा देश, कौन सा प्रदेश सारे व्यवधान के बाद भी अच्छे से प्रयास करेगा। एक अच्छी बात मैं चिल्लाकर कहता हूं कि नाच कर देश नहीं चलेगा, वास्तविक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि देश में वास्तविक समस्याएं हैं। ठीक है, प्रदेश के बारे में बात करते थे। आज हमने डिबेट छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा फोकस ज्यादा रखा है, तो छत्तीसगढ़ पे भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा पंडित जी। छत्तीसगढ़ का जन्म 1 नवंबर 2000 को हुआ। इस राशि से उनकी राशि धनु हुई। चौथे स्थान में राहु है, और अब शनि राहु जब चतुर्थ स्थान में होगा तो मुझे ऐसा लगता है 29 मार्च से लेकर के और 18 मई के बीच में थोड़े से सामाजिक समरसता की परेशानी होगी। इसके बाद में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि बृहस्पति 7वें स्थान में चले जाएंगे, मगर शनि फिर चौथे स्थान में होंगे, राहु तीसरे स्थान में होंगे। सरकार में हो सकता है कि राहु के प्रभाव से बेहद भरम आ जावे, या फिर राहु के कारण ये बेहद कंस्ट्रक्टिव होंगे। पर ये सब कुछ पता चलेगा जब सरकार लगभग 18 मई का वक्त पार करेगी, क्योंकि 14 मेरा ख्याल है 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक रहने वाला है। और ये देश के लिए भी घातक है, प्रदेश के लिए भी घातक है। और मेरा ख्याल है इसी समय बहुत हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ी बात हो मुझे नहीं लगता, मगर उसके बाद मतलब 18 मई के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में जो उत्तरार्ध है वो काफी कंस्ट्रक्टिव रहेगा। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के 8वें स्थान में शनि और भाग्य स्थान में राहु है, और फिर शनि राहु भाग्यस्थ होने के कारण उलझनें लगातार बनी रहेंगी, और इन उलझनों के कारण भारत की सरकार और भारत की तरक्की दोनों ही व्यवधान में फंसी रहेगी। इसका मतलब बहुत साफ है कि अमेरिका जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश देश के राजनीति को युद्धोन्माद में उलझा कर रखेंगे। शायद सामाजिक समरसता की भी परेशानी होगी कि लोग संबल जैसे मामलों में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, पर रोजगार जैसे मामलों पर चर्चा राजनेता या मीडिया कम करेगी। ये एक बहुत बड़ी विडंबना होगी, क्योंकि जिस समय देश में तरक्की या विकास की चर्चा करनी चाहिए उस समय संबल जैसे मामलों में पूरा देश और देश की मीडिया को उलझा कर रखा, ये बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की चुनौतियां हैं और एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। बजाज जी, आने वाला साल जैसा कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से पंडित जी भी बता रहे हैं और जो संकेत भी लग रहे हैं, कुछ उन्माद जैसी स्थिति बनती दिख रही है। किसान आंदोलन, इधर मुस्लिम नाराज, वक्फ बोर्ड कानून, ये सबसे काफी जो है ऐसी स्थिति बनेगी, टकराव होगा। ऐसे में बीजेपी कितना तैयार है? ऐसी चीजों को टाल सकती है क्या? कैसे इन सब से बच के निकालेगी देश को बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी मामलों में कानून सम्मत काम करेगी, किसी का अनहित ना हो और सबका साथ सबका विकास, इस धारणा को हम न केवल देश में बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी निभाना चाहते हैं। लेकिन देख लीजिए, भारत के चारों ओर असंतोष है, सत्ता का द्वंद्व है,
और उलझने बहुत ज़्यादा हैं। माननीय त्रिपाठी जी जैसा बता रहे हैं, उनको तो आज हमें सुनना ही चाहिए। आज हम लोग बोलने का समय कम है, आज माननीय त्रिपाठी जी को सुनने का समय ज़्यादा है। और उन्होंने जो विश्लेषण किया है और वास्तव में जो चुनौतियां हैं और जिन चुनौतियों के बारे में हमको विचार करना चाहिए, जो मुख्य समस्या आज है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इसके कारण से आज पूरी दुनिया में चिंता का विषय है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में गंभीर संकट से जूझना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, तो इसलिए हमको आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन पर विचार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में काम करना है। और रोजगार का सृजन यहां से होगा कि आदमी स्वयं रोजगार देने लायक बने। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। ठीक है, ये तो बीजेपी की बात रह गई। पंडित जी, कांग्रेस के बारे में भी बताइए। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खासतौर पर कई उलझनों से जूझ रही है, उभर पाएगी क्या? गुटबाजी है, अंदरूनी खींचतान है, नई टीम का इंतजार है। इस पर आप ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कुछ बताना चाहें तो फिर अमित जी से टिप्पणी लेंगे। मुझे से लगता है कि जब 18 मई आएगा, उसके बाद कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन आएगा। 18 मई के बाद, 18 मई मुझे से लगता है जब इलेक्शन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में कांग्रेस में बड़े परिवर्तन आएंगे सांगठनिक रूप से। और इसके ठीक उलट बीजेपी जो है वो 18 मई के पहले तैयार होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो धनु राशि से दशम स्थान में केतु और चतुर्थ स्थान में राहु है। जब दशम स्थान में केतु है, इसका मतलब दशम स्थान राजा का हुआ, तो राजा के पास में पुरुषार्थ ज्यादा है और प्रतिद्वंदी जो विपक्ष है उसके पास में भरम ज्यादा है। तो जब तक ये राहु जो है वो 18 मई को मूव करके तीसरे स्थान में न जावे और जब तृतीय चतुर्थ न आवे, तब तक कांग्रेस में कोई बड़े परिवर्तन के संकेत नहीं मिलेंगे। मतलब कांग्रेस में बड़े संकेत के परिवर्तन 18 मई के बाद मिलेंगे और बीजेपी में बड़े संकेत के परिवर्तन 18 मई के पहले होंगे। शायद इन सब का असर आने वाले चुनाव में भी दिखाई पड़ सकता है। ये अध्यक्ष के लिहाज से दोनों पार्टियों के अध्यक्ष की कुर्सियां डामाडोल बताई जाती हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। किरण देव भी नए हटेंगे, ऐसी संभावना है। दीपक बैज हटेंगे, क्या ये लोग रहेंगे? इन्हीं के नेतृत्व में चलता रहेगा 2025 का साल? कांग्रेस के पास में निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कम होगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान में राहु है और दशम स्थान में केतु होने के कारण में सरकार जो है बहुत तेजी से निर्णय लेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किरण देव जी बदल सकते हैं, मगर किरण देव जी की सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। मतलब किरण देव जी हो सकता है कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाए और उनकी जगह अध्यक्ष कोई बन जावे। मतलब राजा को कोई बड़ी तकलीफ होती नजर नहीं आ रही। और कांग्रेस में लग्न में राहु है, सब कुछ सस्पेंडेड है। देखेंगे, सोचेंगे, अभी ये होने दो, कल वो होने दो, अभी वो ऐसा नहीं हुआ, अभी उसकी बात नहीं सुनी गई। मुझे लगता है सब कुछ इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, तो निकाय चुनाव तक इंतजार करना होगा। अमित जी, आप लोगों को काफी लंबा समय लग जाएगा, आधा साल तो निकल ही जाएगा इस बीच। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए, निश्चित तौर पे तो हाईकमान को डिसाइड करना है कि कब क्या करना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है, मैं हमेशा कहता हूं। और कार्यकर्ता कभी छोटा नहीं होता, वो ये आप मान लीजिए, बल्कि कार्यकर्ता की वजह से नेता बड़ा होता है। ये जितनी जल्दी समझ जाए सब, उतना बेहतर है। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता नगरीय निकाय और पंचायत के लिए तैयार है। और जैसा भी मेरे बड़े भाई त्रिपाठी भैया ने भी बताया, निश्चित तौर पे हम उनकी जो बातों को ध्यान में रख के कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाला समय निश्चित तौर पे कांग्रेस का होगा। और लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा भी मेरे बड़े भाई अशोक भैया ने कहा, तो कम से कम बीजेपी के जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता में हुक्मरान है और यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, कम से कम उनको थोड़ा सद्बुद्धि जरूर ईश्वर दे, ताकि कैसे लोगों को रोजगार मिल सके, कैसे महंगाई कम हो, कैसे इस देश और प्रदेश में उन्नति और प्रगति की ओर हम ले जाएं, छत्तीसगढ़ कैसे और समृद्ध बने, कैसे हम जो समस्या से जूझ रहे हैं, कैसे उससे जनता बाहर निकले, उसके लिए वो काम करें। और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष होने के नाते
कभी भी उनको लगता है कि हमारे साथ की जरूरत है और छत्तीसगढ़ के हित की बात है तो निश्चित तौर पे हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने को तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को बहुत आगे जाने नहीं देती मोहन जी। तो आपको सोच ब्रॉड करना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी पड़ेगी। लेते हैं, समय का कम है, तो प्रिया शंकर जी कुछ ऐसा बताना चाह रहे हो छत्तीसगढ़ को लेकर, अगर कोई भविष्यवाणी जिस पर सबकी निगाह रहने वाली है, जाते जाते कुछ लास्ट क्षणों में बता दें। ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी प्रिया शंकर जी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ भारत के नजरिए से मैं केवल आगाह कर सकता हूं कि ज्योतिषाम एनंग चक्षु, मैं किसी पक्ष पार्टी में नहीं हूं, पर जो दशमाधिपति है, मतलब यदि आप किसी सरपंच की बात करें, पंचायत की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, कलेक्टर की बात करें, सीओ की बात करें, सब के सब जो जो जहां के राजा हैं, सब के सब अपनी क्रेडेंशियल्स बचाएं, वरना सबके ऊपर में बड़े गड़े आरोप आएंगे और वे सब एक क्रांति की वजह बनेंगे। इसलिए अधिकतम पुरुषार्थ करना आपकी मजबूरी है और विश्वसनीयता बना के रखिएगा। यदि शनि राहु एक साथ आए तो किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय होने में 1 माइक्रो सेकंड लगेगा। इसलिए जितने भी बड़े पदों में हैं वे सब सावधान हो जाएं, उन्हें अधिकतम लोकहित का काम करना होगा। और जो नहीं करेगा वो आप देखिए कि 29 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में गायब हो जाएगा। इसलिए एकदम ध्यान रखिए कि सवाल ये नहीं है कि आप लोकतंत्र में हैं, सवाल ये है कि पूरी लोकतंत्र शनि और राहु की परीक्षा में है। यदि शनि राहु की परीक्षा में लोकतांत्रिक राजा पास हो गए तो वो प्रतिष्ठित होंगे, वरना हर एक की कुर्सी खतरे में। ठीक है, तो इस बात के सबको जो है एक सावधानी बरतनी चाहिए कि काम ऐसा करें कि जनता दुखी ना हो, क्योंकि ये साल काफी हद तक ऐसे लोगों को परेशान करेगा जो कि जनता का हित नहीं रखते। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, गलत कामों में हैं, उनके लिए तो खास तौर पर सावधानी रखने वाला ये साल है, क्योंकि जिस ढंग से चीजें दिख रही है, ईडी आईटी की लगातार यहाँ धमक है, वो सारी चीजें परेशान करने वाली रहेगी। तो काफी संभावनाओं से भरा हुआ ये साल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल सबके लिए अच्छा जाए। और जो ग्रह नक्षत्रों की भाषा है वो हमने आपको बताई, लेकिन अपना कर्म हम बेहतर करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। अशोक बजाज जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और प्रिया शंकर त्रिपाठी हमारे साथ कीमती समय के उन्होंने हमारा अपना शेयर किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।